तो साथियों, मैंने पिछले 2 एपिसोड में आपको जिलाधिकारी के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में मैंने जो चुनाव कंडक्ट कराए उनके अपने अनुभव आपसे साझा किए थे। और उसके पहले मैंने अपने जिला मजिस्ट्रेट के लॉ एंड ऑर्डर के या प्रशासनिक व्यवस्था के कई एपिसोड आपके साथ शेयर किए हैं। आज एक आखिरी यही बात, कुछ जिलाधिकारी के जो मेरा अनुभव रहा, मैं करीब 5.5-6 साल जिलाधिकारी के पद पे रहा, उसके बारे में कुछ 2-3 चीज़ें आपसे सामने रखना चाहूँगा। इसके बाद फिर मैं अपनी जर्नी के बाकी अन्य पदों के बारे में जो मेरा अनुभव रहा वो आपसे शेयर करूँगा। एक तो मैं यही आगरा की आपसे बात कर रहा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगरा रहा। एक और बड़ा सुखद अनुभव मेरा रहा आगरा के डीएम पद का, वो रहा ताज महोत्सव का आयोजन। ताज महोत्सव आप लोग सभी इसको जानकारी होगी आपको, इस समय भी होता है ताज महोत्सव और हर साल फरवरी के महीने में होता है। लेकिन इसकी शुरुआत जब मैं डीएम था तो हम ही लोगों ने की थी। पहला ताज महोत्सव तभी आयोजित किया गया था। उस समय सरकार के द्वारा इसमें कोई बजट नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो कोई कार्यक्रम में था ही नहीं सरकार के। एक हम लोगों की सोच थी, हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठ के, हमारी वाइफ भी इसमें हमारे साथ थी, लगी हुई पूरी तरीके से, और हम सब लोगों ने मिल के एक सोचा कि एक ऐसा आयोजन किया जाए कि एक शिल्पकारों का मेला हुआ, पूरे देश के शिल्पकार आएँ, वहाँ पे अपनी चीज़ें बनाएं और बेचें और उनके बारे में लोगों को बताएं। साथ ही साथ उसमें एक पूरा आयोजन ऐसा किया जाए कि वो पूरा गांव जैसा लगे वहाँ पे, कि वहाँ के शिल्पकार बैठे हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ संगीत के कार्यक्रम हों, बड़े बड़े संगीतकारों को और गायकों को बुलाया जाए, और तमाम अन्य फेस्टिवल्स और अन्य कॉम्पिटिशन्स और ये सब भी वहाँ होते रहें। तो ये ताज नगरी में करने के लिए बड़ा भारी पर्यटन का अट्रैक्शन भी बन जाएगा और एक ऐसा इवेंट हो जाएगा कि वो इंटरनेशनल कैलेंडर पे उसको लाया जाए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने शुरू किया। बजट हमको कुछ नहीं मिला, तो हम लोगों ने सब अपने ही मेहनत कर कर के सब चीज़ें करी, बुलाना, लोगों को लाना, बल्कि शिल्पकारों के लिए थोड़ा जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है उसने मदद कर दी हमको। उन्होंने शिल्पकारों को हमें कहा कि हाँ आप उनको लिखिए, तो हम उनको कह देंगे, वो आपके मेले को अटेंड करेंगे। बाकी हमने अपनी वाइफ को उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, चेयरपर्सन बनाया। उनको कल्चर में और संगीत में शौक़ था। उन्होंने पूरे बड़े बड़े गायक जैसे जगजीत सिंह और पंडित जसराज, ऐसे लोगों को उन्होंने फ़ोन कर करके आमंत्रित किया। वो लोग आए, उन्होंने अपना कार्यक्रम दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने उसमें आयोजन किया। और थोड़ी बहुत धनराशि जो इसमें हमको मिली, वो हमने एक इसकी सुवेनियर निकाली और सुवेनियर में इसमें लेख लिखे और उसमें विज्ञापन लिए, और विज्ञापनों से ही कुछ पैसा मिला, जिससे कार्यक्रम हुआ। लेकिन ये इतना सफल हुआ कि इसके जब फाइनल इवेंट था, क्लोजिंग, उसमें उस समय गवर्नर का शासन था, राष्ट्रपति शासन था उत्तर प्रदेश में। एडवाइजर टू द गवर्नर वहाँ पे आए, वो बहुत खुश हुए सब देख के। उन्होंने कहा भाई क्या चीज़ चाहते हो आप? तो मैंने कहा सर इसको अब घोषित कर दीजिए कि ये हर साल हम इस इवेंट को शासन सपोर्ट करके कराएगा और इंटरनेशनल टूरिस्ट कैलेंडर में इसको करा दीजिए। उन्होंने तुरंत उसको आश्वासन दे दिया और हो गया। और वही रहा नतीजा कि आज वो ताज महोत्सव हर साल एक बड़ा भारी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है आगरा में। इसी तरीके से आयोजन होता है फरवरी के माह में 10 दिन के लिए, उन्हीं तारीखों को होता है जो हमने किया था उस साल। तो एक बड़ा संतोष की बात है कि एक चीज़ को हम लोगों ने सोचा, उसको बिना किसी धनराशि के सब लोगों ने मिल के अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने विचारों से आयोजित किया, और इतने अच्छे स्तर का आयोजन हुआ कि उसके बाद से उसको सरकार ने टेक ओवर कर लिया और आज सरकारी संरक्षण में वो कार्यक्रम हर साल होता है और देखने लायक कार्यक्रम होता है। आगरा का एक बहुत ही आकर्षण का बिंदु है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जिला मजिस्ट्रेट का जो पद होता है ना, उसमें आप कितना कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, गरीबों के लिए, गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। सो मेनी थिंग्स यू कैन डू अगर आप में इच्छा है काम करने की। बहुत ही संतोषजनक पद होता है और मैं समझता हूँ आईएएस सेवा का इससे ज़्यादा संतोष देने वाला, खुशी देने वाला, सेटिस्फैक्शन देने वाला कोई भी पोस्ट नहीं है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट होती है। यहाँ मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करूँगा कुछ ऐसे अनुभव में। मैं जब डीएम था, मैंने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा और हर डीएम को रखना चाहिए कि पब्लिक से बहुत मिलना चाहिए। पब्लिक कभी लौट के नहीं जाए, मेरा ये वसूल था। तो मैं कम से कम 3 से 4 घंटे प्रतिदिन जनता से मिलता था। घर में भी मिल लेता था और ऑफिस में तो बैठ के मिलता था। और कोई भी ऐसा मैं देखता था कि आखिरी आदमी तक मैं मिल के जाऊँगा घर, कि कोई वापस ना जाए लाचार होके, और वो जो समस्या लेके आए उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इससे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। इससे शासन का बड़ा अच्छा असर पड़ता है लोगों पे कि सुनवाई हो रही है, कि हमारी समस्याओं का हल मिल रहा है, समस्याएं दूर की जा रही हैं, एक सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण से दूर की जा रही हैं। इसी के लिए मैंने एक नया प्रयोग भी किया था। मुझे याद है कि मैं जब डीएम बना और मैं जब गाज़ियाबाद में डीएम बना, वहाँ से मैंने शुरू किया और इसको अपना आगरा और इलाहाबाद में जारी रखा। जनता अदालत का सिस्टम शुरू किया था। जनता अदालत क्या होती थी कि कोई भी विकासखंड ले लिया हमने,
वहाँ पे गए, हम भी गए, एसएसपी भी गए, सारे वरिष्ठ अधिकारी गए और वहाँ सबके स्टॉल लगा लिए और वहाँ पहले से 3 दिन से अनाउंस कर दिया। तमाम भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, लोग आ जाते थे समस्या लेके, और ये था कि आपकी समस्या का निदान यहीं बैठ के हम लोग तत्काल कर देंगे, और ऐसा ही करते थे। 80% समस्याओं का हल वहीं मौके पे कर देते थे। 20-25% अगर बच जाती थी तो उनको हम 15 दिन का टाइम देते थे कि हम हल करेंगे, और इसको मैं व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करता था कि 15 दिन में वो समस्या हल होकर उस व्यक्ति को उसका जवाब मिल जाए। इतना सफल प्रयोग हुआ कि मैंने जब इस प्रयोग को बाद में शासन के सामने रिपोर्ट भेजी और एक शासन में जो मीटिंगें होती थी डीएम्स की, उसमें इसका प्रस्तुतिकरण किया, तो उसको शासन ने कहा कि हाँ तुम लिख के भेजो, बताओ कैसे करते हो। और इसको फिर जैसा भी शासन में लगा, 2-3 साल बाद ये तहसील दिवस के रूप में ये कार्यक्रम अब शुरू हो गया है। हर ज़िले में तहसील दिवस अब मनाया जाता है और हर महीने मनाया जाता है, और तहसील दिवस के दिन जो है तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। तो वो मुझे अच्छा लगा कि एक प्रयोग जो मैंने शुरू किया उसी को लेते हुए, उसी को आधार बनाते हुए एक अच्छी खासी व्यवस्था शासन ने उसके लिए करी, क्योंकि ये एक सफल व्यवस्था थी। बिकॉज लोग दौड़ते रहते हैं, उनका काम नहीं होता है, और यहाँ हमने सारे अधिकारियों को एक जगह बैठा दिया और कहा अभी आओ, जैसे कि कस्टमर आता है ना स्टॉल पे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो सिटीजन भी कस्टमर है, उसकी समस्या का निदान वहीं मौके पे तुरंत कर दिया जाए। एक तो ये प्रयोग रहा। दूसरा एक बहुत संतोष की बात रही, लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन। बड़ा भारी काम हुआ था वो। मुझे याद है मैं गाजियाबाद में डीएम था और मेरे मन में आया कि यहाँ पे जो ये हमारे अभिलेख होते हैं, खतौनी, ये लोगों को इसका जो है वो नहीं मिलता है, खतौनी का अभिलेख का कॉपी नहीं मिल पाती है किसी को, और जो कॉपी नहीं मिल पाती है तो उसके लिए उनको दर दर भागना पड़ता है और काफ़ी पैसा भी कभी कभी खर्च करना पड़ता है। ये एक बड़ी पावर रेवेन्यू अधिकारियों के हाथ में होती है कि हम अभिलेख की कॉपी जो है वो उपलब्ध आपको नहीं कराएंगे। तो हमने सोचा कि अगर ये कंप्यूटराइजेशन हो जाता है इसका, तो और लोगों को कॉपी सीधे कंप्यूटर से उपलब्ध हो जाती है, तो ये समस्या ही हल हो जाएगी। तो मैंने इसके लिए प्रस्ताव बनाया, हमारे एक इन्फॉर्मेटिव ऑफिसर हुआ करती थी, उनके साथ बैठ के बनाया। लेकिन जब हमने शासन को कहा तो शासन ने कहा भाई अभी तो कर्नाटक में ये चीज़ सफल हुई है भूमि प्रोजेक्ट के नाम से, और भारत सरकार ने इसको प्रयोग के रूप में अन्य प्रदेशों को कहा है, तो हमारे प्रदेश में भी एक डिस्ट्रिक्ट लिया गया है। अभी उस डिस्ट्रिक्ट पे काम हो जाए, वो पायलट प्रोजेक्ट है, उसका हम रिजल्ट देखेंगे तब आगे देंगे, अभी हम आपको इसमें कोई धनराशि नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं बहुत दुखी हुआ। फिर भी उस समय इतनी मेरे अंदर उत्साह था इसको लेके कि डायरेक्टर जनरल जो थे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के, एक मिस्टर शिशागिरी हुआ करते थे, बहुत मशहूर आदमी थे, बहुत ब्रिलियंट आदमी माने आते थे। वो पूरे कंप्यूटराइजेशन जो सरकार में चल रहा था उसको वो गाइड कर रहे थे। मैंने उनको व्यक्तिगत पत्र लिखा कि मैं आके आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, है ना। ही कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं गया अपने इन्फॉर्मेटिव ऑफिसर के साथ, और वहाँ उनको प्रस्तुतिकरण किया कि मैं इस तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा भाई आप में इतना एंथुजियाज्म है, इतना उल्लास है, उत्साह है इसके लिए, लेकिन बात सही है कि अभी तो पायलट प्रोजेक्ट ही दिया है यूपी को हम लोगों ने, लेकिन मेरे पास कुछ कंप्यूटर रखे हैं, सेकेंड हैंड कंप्यूटर हो जाएंगे, वो इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको 15-20 कंप्यूटर अपने डिस्क्रिप्शन, अपनी पावर यूज़ करके आपको दे देता हूँ, आप उस पर शुरू करिए काम। और मैंने वो 15-20 कंप्यूटर उनसे लिए और अपनी लेखपालों को वहाँ बैठाल के लेखपालों को ट्रेनिंग दी डेटा एंट्री में, और उन्हीं से डेटा एंट्री करानी शुरू कर दी, और करके करीब एक तहसील का ही हम कर पाए थे। 4 तहसील थी गाजियाबाद में, तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होकर मैं आगरा चला गया। अब वो प्रोजेक्ट भी सुनते हैं बाद में वहीं का वहीं रह गया, लेकिन आगरा में ही मेरा मन किया कि मैं यहाँ कराऊँ। मैंने फिर शिशागिरी जी को अप्रोच किया। अरे उन्होंने कहा यार अब आप तो वहाँ छोड़ के वहाँ चले गए। मैंने कहा सर एक मौका और दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर मुझे कुछ कंप्यूटर दिलवा दिए और मैंने वहाँ शुरू करा। वहाँ 2 तहसीलों का कंप्यूटराइजेशन 1 साल के अंदर हमने लैंड रिकॉर्ड खतौनी का पूरा कराया, जो अपने आप में पूरे प्रदेश में एक नज़ीर था। और उसको लेके जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे उस समय, उन्होंने बैठक बुलाई और मुझसे कहा कि इसका प्रस्तुतिकरण करो। हमने प्रेजेंटेशन किया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और फिर उन्होंने उसका एक प्रोजेक्ट बना के कई ज़िलों को फिर हुआ कि अब आगे कई ज़िलों में ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जाएगा। तब से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और साल बढ़ते बढ़ते अब ये स्थिति है कि लैंड रिकॉर्ड्स पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हर जगह हो गए हैं और अब पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन उसके तहत नहीं हो रहा है और खतौनी की नकल आप सीधे कंप्यूटर से अब प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत इसमें विरोध आया, आसान नहीं था। एक तो हमने लेखपालों से डेटा एंट्री कराई उनको सिखा के, उनको आता नहीं था, उनको सिखाना पड़ा डेटा एंट्री करनी पड़ी। दूसरा, वो लेखपाल या जो अधिकारी थे वो नहीं चाहते थे कि ये पावर उनके हाथ से छिन जाए, उनका बड़ा कड़ा विरोध था। तो उन्होंने तरह तरह की आपत्तियां जताई
कि साहब इससे जो कॉपी निकलेगी वो तो सर्टिफाइड कॉपी नहीं होगी, और वो तो नियम में तो लिखा ही नहीं है कि ऐसी कॉपी दी जा सकती है, रेवेन्यू मैनुअल में ऐसा नहीं लिखा है, तो ये कैसे हो जाएगा। तो तमाम लोगों ने ऑब्जेक्शन किए, लेकिन उस सबको हल निकालते चले गए, और ये जो हमने एक प्रयोग किया था वो भी सफल हुआ, और इस तरीके से। तो ये बड़ी खुशी होती है कि डिस्ट्रिक्ट्स में जो चीज़ों को आप प्रयोग पब्लिक की मदद के लिए, पब्लिक की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे द्वारा शुरू किया गया हो, वो आगे चल के इतना उसका असर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे या प्रशासन पे किया गया हो। तो अंत में जो आज जो मेरा डिस्ट्रिक्ट की जो मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा सेटिस्फाइंग जॉब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। इस मजिस्ट्रेट को अधिक से अधिक पब्लिक से मिलना चाहिए, अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। जितने गाँव में जाएंगे, जितने लोगों के बीच में बैठेंगे, उतनी समस्या का मौका पे हल जो कर पाएंगे, और उसको अपने ज़िले को समझने में और ज़िले की समस्याओं को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल लोग हैं, एमएलए एमपी, वो इंटरफेयर करते हैं और डीएम की, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैंने कभी एमएलए एमपी के काम को इंटरफेरेंस की तरह नहीं लिया, मैंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया, और मैंने पाया कि उन लोगों की बहुत अच्छी सोच भी होती है, वो पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं और जनता की समस्याओं को जानते हैं, और जो उसको उजागर करते हैं, सामने लाते हैं। अधिकारी को उनकी बात सुननी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सरकारी जो आंकड़े आते हैं या जो रिपोर्ट आती है वो सही नहीं होती है, और वो लोग जो बताते हैं फील्ड की सिचुएशन वो ज़्यादा सही होती है। वो समस्या जो बताएंगे वो आपको सरकारी माध्यम से नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वो क्योंकि पब्लिक से जुड़े हुए हैं तो बताएंगे। इसलिए मैंने पॉलिटिकल उसको भी हमेशा बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया, और लेने की वजह से ज़िले में मेरे हमेशा बहुत, चाहे किसी भी पार्टी के एमएलए एमपी हों, रूलिंग पार्टी के हों, अपोजिशन के हों, कोई हों, सबसे बहुत अच्छे संबंध रहे। सबका मैंने काम भी, जो सही काम था वो किया, सबसे मैं चर्चा भी करता था विकास के बारे में, और सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल के रहे। मेरा अपना ये अनुभव रहा। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद एक बहुत ही ऐसा पद है जिसको आप ज़िंदगी भर याद रखें। कोई आईएएस अधिकारी रिटायर होने के बाद भी याद रखता है, और जो काम एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कर सकते हैं वो फिर किसी भी पद में रह के आप नहीं कर सकते। इतनी पावर होना, इतनी कोऑर्डिनेशन की आपके अंदर वो सिचुएशन होती है चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने की, इतनी लीडरशिप दिखाने का जो अवसर और मौका मिलता है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो किसी और पद में नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।